नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 9th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 लेसन 5 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को थोड़ा सा डिटेल में लिया था। सेंटेंस को सरलता के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए हमने उसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में डिवाइड करके देखा था, जिसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब को पिछले अध्यायों में डिटेल में पढ़ चुका है। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत, यानी वाक्य के भाग के अंतर्गत, जो कि है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कारक कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन या ऑब्जेक्ट्स टू प्रोपोजिशन। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन, यहाँ दिए गई स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट्स के हैं जिन्हें नीले अक्षरों से दर्शाया गया है। आमतौर पर ऑब्जेक्ट्स किसी वाक्य में वर्ब के बाद ही लिखे जाते हैं। जैसे कि आप एक सेंटेंस देखेंगे, तब बनाना फेल ऑन द मंकी। इस वाक्य में फेल जो है वो एक वर्ब है और इसके बाद ये जो द मंकी है ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट आया है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आमतौर पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी वाक्य में किसी वर्ब के बाद ही लिखे जाते हैं। जिस प्रकार किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसी प्रकार किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि आप सेकंड वाले सेंटेंस में देखेंगे, आई आस्क्ड हिम। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है और हिम एक जो शब्द है वो प्रोनाउन है। इसी प्रकार से सोहन इज अ डॉक्टर, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है अ डॉक्टर में डॉक्टर, ये आपका नाउन है। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। किसी वाक्य की क्रिया से अगर आप उस वाक्य में ऐसे प्रश्न पूछें जैसे क्या, कहाँ, किसने, किसको आदि प्रश्न के पूछने पर उस क्रिया से जो उत्तर हमें मिलता है वही हमारे उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, उसने पत्र लिखा। यहाँ पे जो क्रिया है वो है लिखना। क्या लिखा? अगर अपन इस वाक्य में प्रश्न करें इस क्रिया से कि क्या लिखा गया है, तो हमें उत्तर मिलेगा पत्र लिखा गया है। तो इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो होगा लेटर। इसी प्रकार से किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट वे व्यक्ति अथवा वस्तु या जगह होती है जिसे उस वाक्य में ही उसकी क्रिया से उसे प्रभावित होना पड़ता है। जैसे मीरा कॉल्ड हर, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसे बुलाया गया है और यहाँ पे जो क्रिया है वो है कॉल, मतलब बुलाना। किसे बुलाया गया है? यहाँ पर उस मीरा ने किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य किसी पर्सन को यहाँ पर बोला है आने के लिए। इसलिए इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हर। कई वाक्यों में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं भी होते हैं और कई में दोनों होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। अब हमें किसी वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता करने के लिए आप नीचे दिए गए 2 बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में किसी क्रिया के किसी कर्म को जो नाउन या प्रोनाउन उस वाक्य में रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का। आमतौर पर ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर होते हैं जिन्हें क्या या क्यों से या जैसे पूछने पर उस वर्ब में हमें उस वाक्य से मिलते हैं। जैसे माइक्स लव पिज्जा, माइक को पिज्जा पसंद है। इस सेंटेंस में माइक लव्स व्हाट, माइक को क्या पसंद है। अगर हम इस सेंटेंस में की जो क्रिया है उससे अगर हम सवाल करें कि माइक को क्या पसंद है, तो जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा पिज्जा। यहाँ पे क्रिया क्या है? पसंद करना, लव्स
है ना? तो क्रिया से हमने सवाल किया कि उस क्रिया को क्या पसंद है, तो उससे हमें ये आंसर जो मिलेगा वो होगा पिज़्ज़ा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी सेंटेंस में कि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से अगर आपको ये पता करना हो कि किसी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो उनके लिए आपको नीचे दिए गए इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कौन, क्या, किसने या जैसे-जैसे प्रश्नों के उत्तर जब हमें किसी वाक्य में मिलते हैं, तो उनका जो उत्तर होता है, वही हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो सीधे-सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसिपिएंट होता है, मतलब उसको प्राप्त करने वाला होता है। किसी भी वाक्य में जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको उस वाक्य में जिस ऑब्जेक्ट ने प्राप्त किया है, वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। हाउ डू यू फाइंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट है किसी वाक्य के अंतर्गत? यहाँ पर यू कैन फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट फाइंडिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका पता करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करें और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रश्न पूछें हु और व्हाट रिसीव्ड इट। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ये प्रश्न पूछेंगे कि उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसने प्राप्त किया है, कौन या क्या लगाकर उस वाक्य में, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्रोनोलॉजिकली एग्जिस्ट करता है किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले किसी भी वाक्य में। अन्य शब्दों में अगर आपको कहूं तो ऐसा कह सकते हैं कि सामान्यतः किसी वाक्य में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही हमें देखने को मिलता है। चलिए चलिए अब इसी प्रकार देखते हैं ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये तो आपको पता चल गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन क्या होते हैं इनको समझने के लिए नीचे दिए गए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स विद इन अ सेंटेंस, लाइक ऑन, इन, आफ्टर, विथ, अंडर, टू एंड फ्रॉम। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में किन्हीं दो चीजों के बीच में किसी प्रकार के संबंध को प्रकट करते हो, ऐसे शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। और ये जो शब्द होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे ऑन, इन, आफ्टर, विथ आदि। The objects to the preposition could be a noun, pronoun, noun phrase, clause that comes after the preposition in the sentence। ये जो object to the preposition होते हैं किसी भी वाक्य में, ये हमेशा preposition के बाद आते हैं और ये उस वाक्य में एक noun, एक pronoun, एक noun phrase या एक clause हो सकते हैं। The word or words after the preposition act as object to the preposition। किसी भी वाक्य में प्रपोजिशन के बाद आने वाले शब्द या शब्दों के कुछ समूह को हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन है उस वाक्य के। यहाँ पे दिए गए एग्जांपल्स में आप देखेंगे लिसा इज फ्रॉम आयरलैंड। लिसा जो है कहाँ से है? इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आयरलैंड और प्रीपोजिशन है फ्रॉम। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम नाम के प्रीपोजिशन के बाद में आयरलैंड नाम का एक नाउन आया है। इसी प्रकार से ही लिव्स इन बेंगलोर, इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और बेंगलोर जो है वो यहाँ पर एक नाउन है। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आया है और ये दोनों ही हमारे जो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। शी शुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इस वाक्य में आप देखेंगे कि जो नाउ है वो एक ऑब्जेक्ट है और ये एक एडवर्ब है। इसी प्रकार से इस वाक्य का जो प्रीपोजिशन है वो बाय, तो बाय के बाद जो एक अपना ऑब्जेक्ट आया है वो जो नाउ एक एडवर्ब है, उसे ही हम इस वाक्य में ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहेंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूट द सेंटेंस अमंग द स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि अमंग जो है वो एक प्रीपोजिशन है और द स्टूडेंट्स दो शब्दों से बना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि कोई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन जो होता है वो प्रोपोजिशन के बाद आता है और ये एक शब्द या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे प्रोपोजिशन के बाद एक से अधिक शब्द आए हैं द और स्टूडेंट्स, और ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू द प्रोपोजिशन कहलाएंगे। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जो कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य के जो प्रकार होते हैं उन्हें कई आधारों पर बांटा गया है। इन्हें बेस्ड ऑन देयर पर्पस, उनके उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर वॉइसेस, उनकी वॉइसेस के आधार पर भी बांटा गया है। पर्पस के आधार पर ये जो वाक्य होते हैं इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। स्ट्रक्चर के आधार पर या उनमें किसी वाक्य में नंबर ऑफ क्लॉजेस के आधार पर
हम कह सकते हैं कि जो वाक्य हैं वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में होते हैं। इसी प्रकार वॉइस के फॉर्म में इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। अन्य भाषाओं में ये मिडिल वॉइसेस और अदर वॉइसेस के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम डिटेल में समझेंगे वो होगा सेंटेंस के टाइप्स बेस्ड ऑन देयर पर्पस। पहला जो टॉपिक है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस और हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। कोई भी बात नॉर्मली कह दी गई है, जैसे राजू एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे ये जो कथन है कह दिया गया है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इन वाक्यों को हमेशा एक पीरियड के साथ खत्म किया जाता है। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई भी कथन स्वीकार योग्य कहा गया हो। ऐसे कथन जिसको स्वीकार कर लिया गया हो इन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि एक होशियार लड़का है, ये बात सब जानते हैं कि रवि जो है वो एक होशियार लड़का है। ये बात इस कथन को सबने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं जैसे कि सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। यहाँ पे ये भी एक कथन है, इसको भी स्वीकार कर लिया गया है कि हाँ सुनील है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इस कथन को स्वीकार को कर लिया गया है, लेकिन इस कथन में जो एक शब्द है वो नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव है, इसलिए इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछे या ऐसे वाक्य जो किसी के बारे में खोज करे, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उन्हें भी दो आधारों पर हम देख सकते हैं। ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के जो उत्तर होते हैं, ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो हमेशा यस या नो के रूप में ही होते हैं। इसी प्रकार से ऐसे वाक्य जो शुरू होते हैं WH वर्ड, मतलब ऐसे शब्दों से वो जो शब्द W और H से शुरू होते हैं, जैसे हु, वेयर, व्हाट एक्सेट्रा, ऐसे प्रश्न जो होते हैं, ऐसे शब्दों के साथ जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय या फिर विल राम बी रीडिंग। इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, विल जो है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार से ऐसे वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उसके एग्जांपल है हु इज योर हेडमास्टर या फिर व्हाट इज योर नेम। इसी के साथ जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर आज्ञासूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि की भावनाएं प्रकट होती हों उन्हें आज्ञासूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ आइए, आई कम हियर, यहाँ पर किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है, उसको मतलब आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर आ जाइए। इसी प्रकार से कृपया दरवाजा बंद कीजिए, यहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि प्लीज गेट को जो है वो क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार से जो फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वो होता है कामना सूचक वाक्य या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच शो अ विश, अ ब्लेसिंग और अ प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की प्रार्थना या किसी प्रकार की शुभकामना दर्शाती हो, ऐसे वाक्यों को हम कामना सूचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य जो होते हैं वो विश या मे नामक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। मे से प्रारंभ होने वाले जो कामना सूचक वाक्य होते हैं उनके अंत में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट या फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू अ हैप्पी जर्नी। इसी प्रकार से आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा आप मतलब है ना, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम कामना सूचक वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी से बोलेंगे मैं गॉड ब्लेस यू, तो ये जो वाक्य होगा इसको आप एक प्रश्न विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ समाप्त करेंगे और इस तरह के वाक्यों को हम कामना सूचक वाक्य कहेंगे। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अपने
विचारों को, अपनी खुशियाँ को, अपने गुस्से को बोल के व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं भावनाओं को अगर हमें लिख के प्रकट करना हो, तो हम विस्मयादिबोधक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जो किसी प्रकार की मानसिक भावनाओं को या भावनाओं को प्रकट करते हों, उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ये हमारे विचार को, ये हमारी फीलिंग्स को मतलब बाहर एक्सप्रेस करते हैं, और इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादिबोधक जो शब्द हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और इन शब्दों के बाद हम एक विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाते हैं, जिससे उस वाक्य में किसी प्रकार की फीलिंग्स या किसी प्रकार के इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है। जैसे हुर्रे, आवर टीम हैज वॉन द मैच। वाह वाह, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। यहाँ पर एक खुशी की बात को, एक खुशी को जाहिर किया जा रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार आप जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर कहीं पे देखते हैं, वह व्यक्ति अगर आपके जान पहचान का होता है और आप उसको देख के कहते हैं, ओह अनिल ही इज हियर, अरे अनिल यहाँ पर है। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपने देखा कि ओ करके आपने एक आश्चर्य का प्रकट किया। तो अपनी आश्चर्य की जो भावना आपने प्रकट करी है, यहाँ पर ओ शब्द के साथ हमने एक विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसको लगाकर सेंटेंस में लिखित रूप में हमने अपने एक्सप्रेशन को प्रकट किया है। तो इस तरह से बने हुए जो शब्द हैं उन्हें भी हम विस्मयादि बोधक शब्द या वाक्य की श्रेणी में लाते हैं। चलिए देखते हैं अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेंटेंस, जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस हैं उन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं उसका पहला टॉपिक। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। सेंटेंस को जमाने का या कैटेगराइज करने का एक जो तरीका होता है वो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि किसी वाक्य के अंदर जो क्लोज है वो कैसे हैं। क्लोज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको रिवीजन दे देता हूँ। एक क्लोज यानी कि एक वाक्य का अंश, हम कह सकते हैं एक वाक्यांश जो होता है वो किसी वाक्य का ही भाग होता है जिसमें खुद एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि किसी वाक्य में एक संपूर्ण वाक्य होता है जिसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्लोज कहते हैं। तो जो पहला टाइप होता है जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सिंपल सेंटेंस में मतलब ऐसे वाक्य जिनमें सिर्फ एक ही क्लोज इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यूज होते हैं, और ये जो क्लोज होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये किसी अन्य चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपने आप में संपूर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते पसंद नहीं है। ये जो वाक्य है इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है, मतलब ऑब्जेक्ट भी है, और ये वाक्य अपने आप में संपूर्ण है, इसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, और ये जो वाक्य किसी अन्य वाक्यों पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार से जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें हम दो क्लोजेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो दोनों ही क्लोज होते हैं उस वाक्य के अंदर, मतलब उस वाक्य में जो ये वाक्यांश होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये किसी अन्य वाक्य पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये जो दो वाक्य होते हैं किसी एक वाक्य के अंदर जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वे शब्द होते हैं जैसे बट और सो आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ा जाता है, जब इन शब्दों का उपयोग करके किसी दो वाक्यांशों को जोड़ा जाता है तो उस प्रकार से बनाए गए नए वाक्यों को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है एंड, और इसके बाद में लिखा है माई सिस्टर डजंट लाइक कैट्स, मेरी बहन को बिल्ली पसंद नहीं है। यहाँ पर अगर इस वाक्य को मैं पूरा पढ़ूं तो मैं एक साथ पढ़ूंगा, मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं और मेरी बहन को बिल्लियां पसंद नहीं हैं। यहाँ पर मुझे कुत्ते पसंद नहीं है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, और मेरी बहन को बिल्लियां पसंद नहीं है ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इन दोनों पूर्ण वाक्यों को जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जोड़ा गया है वो है एंड, और एंड लगाकर जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है तो ये जो संपूर्ण वाक्य बना है इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अगला जो टॉपिक, जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं इसको समझने के लिए आपको ये सेंटेंस की डेफिनेशन समझना पड़ेगी। ऐसे वाक्यों जिसमें स्वतंत्र क्लॉज होता है, साथ साथ एक या एक से अधिक निर्भर क्लॉज भी होता है।
स्वतंत्र क्लोज कैसे होते हैं? जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। डिपेंडेंट क्लोज यानी ऐसे वाक्यांश जो किसी अन जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, मतलब स्वतंत्र वाक्यांश है, उस पर डिपेंडेंट करते हैं, उस पर वो निर्भर करते हैं। इस तरह के जो वाक्यांश होते हैं, मतलब इस तरह के जो वाक्य होते हैं, अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इस प्रकार के जो वाक्यांश होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है वो होते हैं दैट, बिकॉज, व्हाइल, ऑल्दो, वेयर, इफ आदि। ऐसे वाक्यांश, ऐसे वाक्य जिसमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है और एक या एक से अधिक ऐसे वाक्यांश होते हैं जो उस स्वतंत्र वाक्य पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। इस प्रकार से बनाए गए जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बस इतना है कि इसके अंदर 3 या 3 से अधिक क्लॉज होते हैं। सबसे पहली कंडीशन इसकी यही है कि ऐसा वाक्यांश, ऐसा वाक्य जिसमें 3 या 3 से अधिक क्लॉज हैं, जिसमें कम से कम 2 जो क्लॉज हैं वो स्वतंत्र हो और एक जो क्लॉज हो वो उन दोनों स्वतंत्र क्लॉज में से किसी एक पर या एक पर डिपेंडेंट करता हूँ या फिर निर्भर करता हूँ। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट लाइक डॉग्स एंड माई सिस्टर डजंट लाइक कैट्स। यहाँ पर आई डोंट लाइक डॉग्स एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस वाक्यांश क्लॉज है। माई सिस्टर डजंट लाइक कैट्स, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वहीं पर दे मेक हर स्नीज, ये जो है डिपेंडेंट है किस पे? माई सिस्टर डज नॉट लाइक कैट्स, इस वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज पर दे मेक हर स्नीज वाला ये जो क्लॉज है ये डिपेंड करता है। इस वाक्य को अगर मैं पूरा पढ़ूं तो मैं कहूंगा मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, मेरी जो बहन है उसे बिल्लियां पसंद नहीं है क्योंकि उन बिल्लियों की वजह से उसे छींकना आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो जो है वो स्वतंत्र क्लोज हैं और एक जो है वो मतलब निर्भर करने वाला या डिपेंडेंट क्लोज है। इस प्रकार से जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं हमने देखे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के रूप में भी हम उन्हें देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं वो वॉइस के आधार पर भी दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। किसी वाक्य में जो वॉइस होती है वो उसकी क्रिया की वे गुणवत्ता होती है जो ये बताती है कि उसका जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में वो उस कार्य को करता है या उस पर वो कार्य किया जाता है। इन दो आधारों पर जो वॉइस है उनको दो आधारों पर बांटा गया है, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पॉजिटिव वॉइस को समझने के लिए हम एक साथ इन एग्जाम्पल्स का उपयोग यूज़ करेंगे और समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आधार पर जो सेंटेंस है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस कैसे कहलाते हैं। यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं संजय ब्रोक द ग्लास, और दूसरे एग्जाम्पल में कहा गया है द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। पहले सेंटेंस का जो अर्थ है वो निकलेगा कि संजय ने गिलास तोड़ दिया। दूसरे वाक्य का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा कि गिलास को संजय द्वारा तोड़ा गया है। इन दोनों ही वाक्यों में आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए इस एग्जाम्पल को, डायग्राम को आप देखेंगे, चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाक्य में लिखा है संजय ब्रोक द गिलास। यहाँ पे जो संजय है वो सब्जेक्ट है इस वाक्य का और वर्ब है ब्रोक। ब्रोक मतलब जो क्रिया है वो है टूटना। इसी प्रकार से जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है गिलास, द गिलास, और यहाँ पे जो वर्ब है वो ब्रोकन। दोनों ही स्थिति में जो क्रिया है वो है टूटना, और ये जो टूटने की क्रिया है किसके ऊपर हो रही है? कह सकते हैं हम गिलास के ऊपर हो रही है ना। बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस इज डिफरेंट, लेकिन इन दोनों वाक्यों में जो वाक्यों के सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट है। क्रिया सेम है टूटना, और ये दोनों ही क्रिया किसके ऊपर हो रही हैं? आपके गिलास के ऊपर हो रही है, लेकिन इन दो वाक्यों में जो सब्जेक्ट है दोनों में डिफरेंट है। जो पहला सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो संजय है। पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वो संजय जो है उस पर ये क्रिया जो है, उसने ये जो क्रिया है वो करी है, डज द एक्शन। संजय ने गिलास तोड़ा, क्रिया किसने करी? संजय ने करी। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव हो जाएगा और इस वजह से ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो है गिलास, और यहाँ पर जो टूटने की क्रिया है वो संजय द्वारा करी जा रही है ना। तो यहाँ पर जो गिलास है उस पर वो क्रिया हो रही है, मतलब गिलास को तोड़ कौन रहा है? संजय तोड़ रहा है। तो वो जो क्रिया है अप्लाई किस पे हो रही है? उस क्रिया को प्राप्त कौन कर रहा है? गिलास प्राप्त कर रहा है, गिलास टूटने की क्रिया को महसूस कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में जो द गिलास है वो एक पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव कंटेंट हो जाएगा। इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो पैसिव हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पैराग्राफ। एक पैराग्राफ जो होता है वो वाक्यों का समूह होता है। एक पैराग्राफ जो होता है किसी खास विषय पर लिखा जाता है जिसमें उसके सारे जो वाक्य होते हैं वो उस विषय से संबंधित
होते हैं। एक पैराग्राफ जो होता है वो एक सिंगल शब्द का भी हो सकता है, एक सिंगल वाक्य से भी बना हो सकता है या फिर कई वाक्यों के समूह से भी वो बना हो सकता है। एक अच्छे पैराग्राफ की खास बात ये होती है कि जो पैराग्राफ होता है 2 या 2 से अधिक जब पैराग्राफ होते हैं तो उनके बीच में थोड़ा-सा गैप ज़्यादा रहता है। एक पैराग्राफ के अंदर जो वाक्य हमने इस्तेमाल किए हैं, उन वाक्यों में जो उन वाक्यों में जो स्पेस होता है, उसके कंपैरिज़न में पैराग्राफ का स्पेस हमेशा ज़्यादा होता है। एक अच्छे पैराग्राफ की खास 3 बातें वो ये है कि आपको हमेशा टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस मतलब उस पैराग्राफ का स्टार्टिंग, उस पैराग्राफ में आप उस पैराग्राफ को सपोर्ट करने के लिए क्या-क्या कंटेंट लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ को आप एंड कैसे लिख रहे हैं, इन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका पैराग्राफ जो है बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ आज हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े, स्ट्रक्चर के आधार पर, पर्पस के आधार पर और वॉइस के आधार पर, और साथ ही पैराग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर 6 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स को पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे होगा। इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो होंगे प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स और टाइप्स ऑफ साउंड। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।